अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में शिकस्त के बाद सवाल उठ रहा है कि नून लीग की मुस्तकबिल की सियासत का लाएअमल क्या होगा। अब क्या हतमी तौर पर शहबाज शरीफ का मुफाहिमाना बयानिया हावी हो जाएगा या मरियम नवाज शरीफ का बयानिया आगे बढ़ा सकेंगी। शहबाज शरीफ ने बतौर पार्टी सदर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कोई जलसा तो दूर की बात, आज़ाद कश्मीर में कदम भी नहीं रखा। कल जब मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और राजा फारूक हैदर और दीगर पार्टी रहनुमा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के नताइज रोकने के इल्ज़ामात लगा रहे थे, तो भी शहबाज शरीफ ने ना कोई ऐसा बयान जारी किया और ना ही कोई ट्वीट किया। पूरी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी इन इल्ज़ामात पर शहबाज शरीफ खामोश रहे। आज जब ट्विटर पर एक सारिफ ने मरियम नवाज से पूछा कि आपकी अगली प्लानिंग करने में क्या आप अगली प्लानिंग करने में मसरूफ़ हैं या खामोश हो गई हैं, तो मरियम नवाज ने जवाब में लिखा कि अगली प्लानिंग। कल आज़ाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने वाज़े कामयाबी हासिल की है। तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ दूसरे और नून लीग 6 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। और इस वक्त सवाल उठ रहा है कि इतनी कम सीटें कि पीपल्स पार्टी से भी कम सीटें नून लीग ने क्यों हासिल की हैं, और अब नून लीग का लाएअमल इस हवाले से क्या होगा। इस कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने वोटों के ज़रिए तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया, जिसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी फतह हुई है। नून लीग को इंतखाबात में बड़ी शिकस्त हुई है। 2016 में नून लीग ने 31 नशिस्तें हासिल करके हुकूमत बनाई थी, आसानी से बनाई थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 3-3, जबकि तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल की थीं। इससे कबल 2011 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, नून लीग ने 10 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4 नशिस्तें हासिल की थीं। यानी हर इंतखाब में जिस पार्टी की पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत हो वो कामयाब हो गई, और पिछले इलेक्शन में जीतने वाली जमात आसमान से ज़मीन पर गिर गई। यही नून लीग के साथ हुआ है, यही उससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने एक ट्वीट में लिखा कि मैंने नताइज तस्लीम नहीं किए हैं और ना करूँगी। मैंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है, वर्कर्स और वोटर्स को शाबाश दी है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाएअमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। अब मरियम नवाज फैसले की बात कर रही हैं, शहबाज शरीफ खामोश है, वो धांधली की बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा ना सिर्फ मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तीफे मांग रहे हैं, बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात में सिंध में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी और 2023 में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। जब तक ये अपनी सियासत से अपनी गैर पार्लिमानी ज़बान को और गैर ज़िम्मेदाराना ज़बान को नहीं निकालेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। जो मैंने कहा था, पीपल्स पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पे नून लीग रहेगी। तन्हा इमरान खान की पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। अगले इलेक्शन में पूरी कोशिश होगी कि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट बनाए। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज़ कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा ले लें। तो खुद भी उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। इस्तीफों के मुतालबे हो रहे हैं, क्या नून लीग की पॉलिसी होगी। हमारे साथ सीनियर रहनुमा हसन इकबाल साहब मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये आपके बयानिए पर सवाल नहीं उठ रहा है, और क्या पार्टी अब सोच रही है कि शहबाज शरीफ के मुफाहिमाना तर्ज अमल के साथ ही आगे चला जाएगा, मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ तो आगे नहीं चला जा सकता। इसलिए शहबाज शरीफ साहब कुछ कह भी नहीं रहे, वो ये तक नहीं कह रहे कि धांधली हो गई या हमारे साथ कुछ गलत हो गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मुस्लिम लीग नून का बुनियादी बयानिया है, वोट को इज्जत दो। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, चाहे वो 2018 का जनरल इलेक्शन था, चाहे वो अब कश्मीर का 2021 का जनरल इलेक्शन है। हमारे उस बयानिए के ऊपर, उसकी सदाकत पर ये नताइज मोहर लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम ये सारा तमाशा देख रहे हैं। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि कश्मीर में इनकी हुकूमत है, इनका इलेक्शन कमीशन है, ये केयर टेकर है, वहाँ पर कोई धांधली कैसे कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर कश्मीर अमूर के वजीर को कश्मीर बदर करता है, और वो वजीर आजम की छतरी में उनके हमरा वहाँ पे आता है और आके ना सिर्फ जलसे में शरीक होता है, बल्कि फिर एक और बड़ी इश्तियाल अंगेज तकरीर करके जाता है और मुसलसल आता जाता रहता है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की हैसियत तो इस एक चीज़ से पता लग गई कि वो कितना आज़ादाना था। गिलगित बल्तिस्तान में मैं खुद गया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे मेरे सामने बिल मुशाफा कहा कि जनाब, मेरा हुक्म तो चीफ सेक्रेटरी भी नहीं मानता, मैं क्या करूं।
और आपने देखा कि उनकी उस खामोशी के ऊपर उनको फिर हुकूमत ने इनाम भी दिया, सुना है, एक्सटेंशन भी दे दी गई है और कुछ मराहत भी बढ़ा दी गई हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो इंतज़ामिया है, चीफ सेक्रेटरी और IG के जरिए वफाकी हुकूमत ने पूरी मुदाखलत की, वहाँ पे खरीदो फरोख्त की, उम्मीदवारों को तोड़ा गया, वहाँ पे वफाकी हुकूमत का पूरा पैसा फेंका गया। और अगर आप ये पैमाना भी लगा लें कि वफाकी हुकूमत का रवायती तौर पे वहाँ पे असर होता है, इस पूरी धांधली के बावजूद आप देखते हैं कि PTI उतने वोट नहीं ले सकी जितने 2016 में मुस्लिम लीग नून ने लिए थे, या उससे कबल गालबन पीपल्स पार्टी ले चुकी थी। मगर ऐसे बात साहब, दो सीटें ली थी तहरीक इंसाफ ने, सिरे से पार्टी नहीं थी उधर, 25 सीटें ले ली हैं, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। आप लोगों ने बहुत भरपूर कैंपेन की थी, आप हार गए हैं। तो और सर्वेस भी आप जितने भी इल्जामात लगा रहे हैं, जो सर्वे के रिजल्ट्स हैं वो भी इमरान खान साहब को ही सबसे पॉपुलर लीडर वहां पर दिखा रहे थे, वो तहरीक इंसाफ ही को सबसे पॉपुलर दिखा रहे थे। तो अब आप ये ना कहिएगा कि सर्वे को आप मानते नहीं है, क्योंकि यही होता है, अपने टाइम पर कभी ना तहरीक इंसाफ नहीं मानती, जब आप हारते तो आप नहीं मानते। देखिए, सर्वे जब भी किया जाता है वो वोटिंग इंटेंशन पे किया जाता है कि आप अगर कल इंतखाब होगा तो किसे वोट देंगे। ये जो सर्वे किया गया, ये परसेप्शन के ऊपर किया गया कि आपके ख्याल में अगला इलेक्शन कौन जीत सकता है। तो हो सकता है कि मैं एक पार्टी को वोट देना चाहता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि धांधली से किसी और को जिता दिया जाएगा, तो मैं उस जमात के लिए राय दूंगा कि मेरे ख्याल में धांधली होगी, उसको जिता दिया जाएगा। ये जो सर्वे है, ये अगर ऐसा इकबाल साहब, अगर आप ये राय देंगे तो उसके बाद वोट भी उसी जमात को देंगे ना, या आप ये कहेंगे मेरा वोट जाया हो जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। न्यूट्रल वोटर, पार्टी के कमिटेड वोटर के अलावा जो न्यूट्रल वोटर होता है वो इस बात का ख्याल करता है कि जी मेरे हल्के में डेवलपमेंट होनी है और मेरा वोट जाया ना हो जाए। 15%, वो 10-15% वोटर होते हैं जो स्विंग करते हैं। हमेशा टेक्निकली जब भी इलेक्शन में आप राय लेते हैं, आप वोटिंग इंटेंशन के ऊपर राय लेते हैं कि अगर कल इलेक्शन होगा आप किसको वोट देंगे। ये नहीं पूछा जाता कि आपके ख्याल में कौन इलेक्शन जीत सकता है। तो ये उसके अंदर गलती थी। मगर ऐसी बात आप लोगों की तरफ से कंफ्यूजन है। एक मिनट मेरी बात सुन लेना। दूसरी बात ये कि इस वक्त दुनिया के जो माहिरीन रियाजी हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो सिर जोड़ के बैठे हुए हैं कि एक जमात जिसको मिलते हैं तकरीबन 5 लाख वोट, उसकी तो आती हैं 6 नशिस्तें, और जिस जमात को मिलते हैं 3.5 लाख वोट, उसकी आ जाती हैं 11 नशिस्तें। ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह के नताइज निकाले जा रहे हैं? इकबाल साहब, ये जितने भी 6 लाख वोट सिर्फ 1 लाख मिला है, उसकी आ गई 25 सीटें। ऐसा इकबाल साहब, ये जितने भी रियाजी वाले हैं, 2013 के इलेक्शन में आपको मिले थे 1 करोड़ 48 लाख वोट, तहरीक इंसाफ को मिले थे आपसे आधे से भी ज़्यादा वोट, 76 लाख वोट। आपकी सीटें थी 129 और तहरीक इंसाफ की सीटें थी 26। तो ये क्या करें फिर? आपसे 5 गुना सीटें कम कैसे थी उनकी? वोट तो आधे थे। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे 69 लाख वोट, तहरीक इंसाफ के ज्यादा थे 76 लाख वोट, मगर पीपल्स पार्टी की सीटें थी 36, तहरीक इंसाफ की सीटें थी 26। ये रियाजीदान उस वक्त कहाँ थे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, नईम उल हक साहब और तहरीक इंसाफ के दूसरे रहनुमा यही लॉजिक देते थे जो आज आप दे रहे हैं। ये उस वक्त गलत थी, तो आज भी गलत है। देखिए, जो फर्स्ट पास द पोस्ट है उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आती है कभी कभी, लेकिन इस लार्ज स्केल की डिस्टॉर्शन नहीं होती कि 3 लाख वोटों के ऊपर 3.5 लाख वोटों पे आपको मिल जाए 11 सीटें, और 5 लाख वोटों पे आपको मिले सिर्फ 6 नशिस्तें। इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन नहीं आती। इसके अलावा मैं आपको नारोवाल की मिसाल देता हूं कि वहां पर जिस उम्मीदवार को जिताया गया है उसके 312 वोटों की अक्सरियत है, 65% वोटर टर्न आउट डस्के की तरह, जबकि जनरल इलेक्शन में जो 2018 में हुआ 58% टर्न आउट था। जब कश्मीर का 2016 का इलेक्शन हुआ तो उसमें 52% टर्न आउट था, और बाज पोलिंग स्टेशन के ऊपर 90% कास्टिंग हुई है। ये कहां से हुई है? ये वो डस्का मॉडल है जिसको इन्होंने यहाँ पे लगाया, ऐसे नहीं साहब, अब इसमें धांधली से अपने लोगों को जितवाया। आपके पार्टी के वोटर और सपोर्टर के लिए ये बड़ा नेगेटिव मैसेज है आपकी तरफ से, जब आप ये कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में, मैं बता रहा हूँ क्यों नेगेटिव मैसेजिंग है। जब आप ये कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में हमने भरपूर कैंपेन की, हमने जीतना था, ये धांधली करके हमसे जीत गए। 2018 में जीतना हमने था, ये धांधली करके हमसे जीत गए। अब कश्मीर में ये धांधली करके हमसे जीत गए। तो आप अपने वोटर को ये बता रहे हैं कि भाई हम भरपूर कैंपेन करते हैं, आप हमारे साथ खड़े होते हैं, मगर हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए 2023 के इलेक्शन में भी हमारा चांस बड़ा कम है। तो ये आप अपने वोटर को और सपोर्टर को यही मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम नहीं जीत सकते इनसे। तो ये किस किस्म की मैसेजिंग है कि हमें नहीं है दम इनसे जीतने का? मुझे आप अगर 2 मिनट दें,
हमारे वोटर और सपोर्टर को नहीं, अब हर पाकिस्तानी को ये मैसेज जा रहा है कि अगर वो इस मुल्क के साथ, इसके मुस्तकबिल के साथ कोई ख्याल रखता है, कोई इसके बारे में मुतफिकर है, तो उसको उठ के खड़ा होना पड़ेगा और वोट की पासदारी और इज्जत के ऊपर पहरा देना पड़ेगा। एक्चुअली हमें इससे ज्यादा एमुनेशन मिल रहा है, हमारे मुकदमे में ज्यादा ताकत आ रही है कि आज दुनिया में एक तरफ ममालिक में लोग स्पेस के अंदर रॉकेट लेकर जा रहे हैं और 2021 के अंदर पाकिस्तानी कौम अपने वोट के हक को मानने के लिए जिद्दोजहद कर रही है, और हमारे यहाँ रिग्ड इलेक्शन से ज्यादा बड़ा रिग्ड इलेक्शन हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। हमारा वोटर इससे कतन ना डिमोरलाइज है, वो उसमें अब ज्यादा जिद्दोजहद आएगी। और मैं एक आखिरी बात, ये बड़ी अहम बात है कि हमारी रियासत के लिए शदीद खतरात पैदा हो रहे हैं। जो बयानिया आजाद कश्मीर के अंदर अब परवान चढ़ रहा है कि जिस तरह की कश्मीर के अंदर धांधली की गई, इस हुकूमत ने भारत को जवाब फराम किया है कि उसको बुनियाद बना के वो मकबूजा कश्मीर में भी रिग्ड इलेक्शन कराएगी। मगर बड़ा संगीन मसला है। मैं फॉलो अप क्वेश्चन, आप फिर वोटर को कंफ्यूज कर रहे हैं। जब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि जी धांधली हो रही है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि धांधली हो रही है, पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, पार्टी के फैसले करने शहबाज शरीफ साहब ने, वो खामोश है। उन्होंने ना कोई ट्वीट किया है कि धांधली हुई है, ना कोई ऐसी बात की है कि धांधली हुई है, ना उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर में कदम रखा है, कुछ नहीं किया उन्होंने। तो आप वोटर पे बड़ी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वोटर भी पलट के पूछ लेगा कि भाई पार्टी के सदर ने भी कुछ करना है या हमने ही सब कुछ करना है और मरियम नवाज ने और बाकियों ने करना है। देखिए, पार्टी के सदर ने इन नताइज को मुस्तरद किया, उनका बयान मीडिया के ऊपर चला। कल मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मुजफ्फराबाद जा रही है, वहां पे आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप के साथ मिलकर हम इस पे बाज़ाब्ता अपना मौक़िफ़ भी देंगे, कौम के सामने हक़ाइक़ भी पेश करेंगे और अगला लाहे अमल भी बताएंगे। हमने इस जंग को जीतना है। लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, हम अपनी ज़िंदगी की इनिंग्स खेल चुके हैं, 5-5, 6-6 दफ़ा हम MNA बन चुके हैं, बड़े ओहदे ले चुके हैं। हम अपने बच्चों को ऐसा पाकिस्तान नहीं दे के जाना चाहते जहाँ पे उनके वोट की इज्जत ना हो, जहां पे उनके वोट पे डाका डाला जाए। और इस जंग के लिए मुस्लिम लीग नून का हर सिपाही, हर मगर ऐसा नहीं बात साहब, उसमें आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है? जब आपने सर्वे की बात की, आप सर्वे को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ से इमरान खान 67% पॉपुलर हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉपुलरिटी है 47-48%। मगर जो सवाल पूछने वाले हैं और जवाब देने वाले हैं, उन दोनों को आप देखें कि मरियम नवाज की पॉपुलैरिटी 44% और शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 46%। एक ही पार्टी से दो लोगों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, दो लोगों के बारे में जवाब आ रहा है, तो ये नहीं पता कि ये 44% शहबाज शरीफ के मुकाबले में है और शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के मुकाबले में है या दोनों की इमरान खान के मुकाबले में। तो आप ही कंफ्यूज कर रहे हैं कि एक पार्टी में पता ही नहीं है न सवाल पूछने वाले को कि किसको वोट पड़ना है, कौन ज्यादा पॉपुलर है, न जवाब देने वालों को। मेरी शाहजेब, अगर सवाल पूछने वाले सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक लीडर के बारे में पूछें, इमरान खान के बारे में, अगर वो इमरान खान के साथ असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को और दो और लोगों को शामिल कर लेंगे तो इमरान खान की जो सिंगुलर पॉपुलैरिटी है वो भी नीचे आ जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी 3 या 4 लीडरों के अंदर। जब आप मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा 3 जगहों पे प्रेफरेंस मांगेंगे और पीटीआई के अंदर सिर्फ एक लीडर को शो करेंगे, तो ये भी एक बाइस है जो उस सर्वे के अंदर शामिल किया जा रहा है। वैसे मुझे ये बताइएगा कि इदारों के खिलाफ बयानी का नुकसान हो रहा है, क्या इस बात का इदराक पार्टी के अंदर हो रहा है? देखिए, इदारों के खिलाफ हमारा कोई बयानिया नहीं, हमारा बयानिया आइन की पासदारी और अमलदारी के लिए है, वोट की इज्जत के लिए है। जो भी पाकिस्तान के आइन के साथ वफा करेगा, उस पर अमल करेगा, हमारी उसके साथ मफामत है। जो भी पाकिस्तान के आइन से रूगर्दानी करेगा, हमारी उसके साथ मुजामत है। और हम बैसियत एक सच्चे पाकिस्तानी आइन की हुर्मत के लिए, जिसके लिए हमने हल्फ उठाया है, हर तरह की जद्दोजहद करने के लिए कमर बस्ता है। हम किसी से बिला वजह लड़ने नहीं चाहते, लेकिन हम आइन के जद्दोजहद और वोट की इज्जत को सरेंडर भी नहीं करेंगे ताकत के आगे, ताकत से मरूब नहीं होंगे। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये मुल्क सिर्फ आइन के साथ चल सकता है। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में रिवायती तौर पर वही जमात इक़्तिदार में आई है जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत है, ताहम इस इलेक्शन में एक नई रिवायत भी देखने में आई है, और वो रिवायत है इंतखाबी मुहिम के दौरान ज़ातियात पर हमलों और उनके दिफा की रिवायत। पाकिस्तान में
इंतखाबी मुहिम के दौरान जाती हमले नई बात नहीं है, लेकिन उनका जिस तरह दिफा किया गया वो नई बात है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक जलसे से खिताब में मरियम नवाज़ के साहबजादे पर करप्शन के पैसों से पोलो खेलने का इल्ज़ाम लगा दिया। मरियम नवाज़ ने इसके जवाब में इमरान खान के बच्चों को यहूदियों की गोद में पलने का ताना दे दिया। मरियम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने हमारे ही प्रोग्राम में इस बयान का दिफा करते हुए कहा कि अब नून लीग ऐसी बातों का तुर्की बतुर्की जवाब देगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करते रहे। बार बार मरियम नवाज़ पर, बिलावल भुट्टो जरदारी पर ज़ाती नौयत के हमले करते रहे और उन्हें रोकना तो दूर की बात, वज़ीर आज़म खुद उन्हें साथ लेकर जलसे में शरीक हुए और उन्होंने फिर मरियम नवाज़ के हवाले से बहुत ही काबिल मजम्मत बातें की, तमाम हदें क्रॉस कर दी और बजाय इसके कि वज़ीर आज़म पार्टी फासला इख्तियार करती, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से वी स्टैंड विद अली गंडापुर के हैशटैग के साथ अली अमीन गंडापुर की हिमायत में ट्वीट्स की गई। इसी हैशटैग के साथ एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर असद उमर ने मेहनत और दिलेरी से इंतखाबी मुहिम चलाने पर अली अमीन गंडापुर की तारीफ कर दी। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अली अमीन गंडापुर को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। यानी अली अमीन गंडापुर की मजम्मत करना तो दूर की बात, उनसे फासला इख्तियार करना दूर की बात, पार्टी उनकी हौसला अफजाई कर रही है। यानी वाज़ेह पैगाम है कि आइंदा पाकिस्तान की सियासत बेहतरी और पुख्तगी की तरफ नहीं बल्कि ज़ातियात और अखलाकियात से गिरी हुई बातों के जरिए आगे बढ़ेगी, जो बहुत अफसोसनाक है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद से एक दिन पहले दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र ने पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम को घंटों तक तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान नूर मुक़द्दम ने भागने की कोशिश की। जान बचाने के लिए उन्होंने रोशनदान से बाहर छलांग लगाई और फिर मुल्जिम ज़ाहिर जाफ़र उन्हें दोबारा घसीटते हुए घर के अंदर ले गया और फिर ना सिर्फ उन पर तशद्दुद जारी रखा बल्कि दर्दनाक तरीके से नूर मुक़द्दम का कत्ल कर दिया। ये वाक़या अफसोसनाक तो है ही, मगर औरत के ख़िलाफ़ ताकत के मुजाहरे और उस पर तशद्दुद की एक बदतरीन मिसाल भी है। ये वाक़या ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी एक टेस्ट केस होगा कि कैसे इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और यकीनी बनाया जाए कि आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो, क्योंकि इस केस से मुतालिक जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो हैरानकुन हैं, अफसोसनाक हैं। मकतूला के वालिद शौकत मुक़द्दम की मुद्दत में दर्ज होने वाली FIR के मुताबिक मैं यानी मकतूला का वालिद 19 जुलाई की सपहर कुर्बानी का बकरा ख़रीदने के लिए रावलपिंडी गया और मेरी बीवी F10 मरकज़ इस्लामाबाद में दर्जी से कपड़े लेने गई। मैं कुर्बानी का बकरा लेकर मगरिब के वक्त घर वापस आया तो मेरी बेटी नूर मुक़द्दम घर पर मौजूद नहीं थी। इस दौरान मेरी बीवी भी घर आ गई। मेरी बीवी ने बेटी के फ़ोन पर कॉल की तो फ़ोन बंद मिला, जिस पर हमें परेशानी हुई तो बेटी नूर मुक़द्दम की तलाश शुरू कर दी। उसके दोस्तों से रब्ता किया तो मेरी बेटी का टेलीफोन आया जिसमें उन्होंने बताया कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर जा रही हूँ, आप परेशान ना हों, 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगी। आज यानी 20 जुलाई को दोपहर में ज़ाहिर जाफ़र, जिनकी फैमिली के साथ मेरी वाक़फ़ियत है, उसने कॉल करके बताया कि नूर मुक़द्दम मेरे पास नहीं है और रात 10 बजे के करीब मुझे थाना कोहसार से इस्लामाबाद से इत्तला मिली कि आपकी बेटी नूर मुक़द्दम का कत्ल हो गया है, आप थाने आ जाएं। मैं थाने पहुंचा तो पुलिस मुझे ज़ाहिर जाफ़र के घर ले गई तो मैंने घर के अंदर जाकर देखा मेरी बेटी नूर मुक़द्दम को बेदर्दी से तेज़ धार आले से कत्ल करके उसका सर जिस्म से काट कर अलग कर दिया है, जिसकी मैंने शनाख्त की। मेरी बेटी को ज़ाहिर ने नाहक कत्ल करके सख्त ज़्यादती की। मैं दावेदार हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। दूसरी तरफ जो पुलिस को मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई है उसके मुताबिक मौत की वजह दिमाग को ऑक्सीजन सप्लाई की बंदिश है। मकतूला का सर धड़ से अलग किया गया और उनके जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात मौजूद हैं। जबकि जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने सारी वारदात मनसूबाबंदी के तहत की। वारदात से चंद रोज़ कबल मुलजिम ने दोस्तों से मुशावरत भी की। मुलजिम ने दोस्तों से पूछा कि किसी को कत्ल कर दूँ तो क्या मैं पकड़ा जाऊँगा। मुलजिम ने दोस्तों से कहा कि अमरीकी शहरी हूँ, मुझ पर केस बनेगा या नहीं बनेगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने नूर मुक़द्दम को अपने घर बुलाया और उसका फ़ोन भी ऑफ़ करा दिया। वालिदैन ने नूर मुक़द्दम का फ़ोन ऑफ़ मिलने पर उसके दोस्तों से रब्ता किया। दोस्त मुलजिम के घर गए लेकिन मुलजिम ने नूर की मौजूदगी से इनकार कर दिया और इसी दौरान दोस्तों और मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई। दूसरी तरफ इस केस में एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जब कत्ल हो रहा था तो मुलजिम के घर के बाहर उसके दोस्त मौजूद थे। उन्होंने भी पुलिस को इत्तला नहीं दी, मगर हमारी पुलिस ज़राए से बात हुई है। पुलिस ज़राए के मुताबिक कत्ल के वक्त मुलजिम के दोस्त घर के बाहर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो एक दिन पहले रात को मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर आए और उन्होंने नूर मुक़द्दम के बारे में पूछा। पहले मुलजिम ने उन्हें घर की बालकनी से मना किया, फिर वो नीचे आया और 8 से 10 मिनट तक दोस्तों से बात की और उन्हें बताया कि नूर मुक़द्दम मेरे घर में नहीं है, वो मेरे घर में क्यों होगी, और फिर मुलजिम अपने घर में वापस चला गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र घर के बालाई मंजिल पर था और कत्ल से तकरीबन 3 से 3.5 घंटे पहले नूर मुक़द्दम ने बाहर भागने की कोशिश की और छलांग लगाई और मुलजिम उनको घसीट कर दोबारा अंदर ले आया, जिसके बाद घर के मुलाजमीन ने मुलजिम के वालिदैन को फ़ोन करके इत्तला दी और मुलजिम के वालिदैन ने थेरेपी वर्क्स को इत्तला दी
और अब थेरेपी वर्क्स इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में एक ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर है। साथ ही ये इदारा दीगर जहनी बीमारियों और उलझनों को दूर करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर अपनी सर्विसेज फराहम करता है। जबकि पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम के वालिदैन की तरफ से फ़ोन करने के बाद थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन मुलजिम के घर पहुँचे तो उस वक्त तक उन्हें नूर मुकद्दम की लाश दिखी और फिर शोर मचा। इस दौरान मुलजिम ने थेरेपी वर्क्स के एक एहलकार पर भी हमला किया, वो भी ज़ख्मी हुआ। जबकि चौकीदार और थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन का शोर शराबा सुनकर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के पड़ोसी खुद चलकर पुलिस स्टेशन आए और इतला दी कि उन्हें शक है कि पड़ोस के घर में कत्ल या कोई संगीन जुर्म हो रहा है। थाना मुलजिम के घर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची तो कत्ल हो चुका था। पुलिस ज़राए का दावा है कि घर के मुलाजमीन ने मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन को कॉल की। अगर वालिदैन बर वक्त पुलिस को कॉल कर देते तो नूर मुकद्दम को बचाया जा सकता था। 30 मिनट का वक्त भी मिल जाता तो बहुत था। थेरेपी वर्क्स वाले भी खुद जाने के बजाय पुलिस को बता देते तो बेहतर था। अहम बात यह है कि इस केस में मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर है। आज ही अदालत ने इस रिमांड में 2 दिन की तौसी की है, जबकि कल मुलजिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को भी 2 रोज़ा रिमांड पर भिजवाया गया था। हमारे साथ मौजूद हैं शाखवर वकील शौकत मुकद्दम। शाखवर साहब बहुत शुक्रिया। शाखवर साहब, इस वक्त बतौर वकील आपको और फैमिली को इत्मीनान है जिस तरीके से केस की तफ्तीश हो रही है और मामला आगे बढ़ रहा है? जी शाहज़ेब साहब, फॉर्चुनेटली अभी तक जितनी भी तफ्तीश जो है वो अमल में लाई गई है वो खासी इत्मीनान बख्श है और वो जिस पैराए में जानी चाहिए यकीनन वो उसी तरफ जा रही है। और क्योंकि आपने ज़हन में एक बात रखनी होगी कि ये जो कत्ल है, ये जो जुर्म है, ये एक चशमदीद गवाह इसमें नहीं है सिवाय मुलजिम के ख़ुद जिसने ये बहीमाना जुर्म किया है। तो इसमें ज़्यादा जो है वो वाक़याती शहादतें हैं और वाक़याती शहादतों के साथ साथ जो फ़ोरेंसिक शहादत होती है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है इस तरह के वाक़याती कत्ल में। अब इसमें जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुनियादी चीज़ ये है जो कि एक बहुत मजबूत वाक़याती शहादत है, वो ये है कि मुलजिम के घर पे ही ये वक़ुआ होना और उसकी पुलिस जब गई है तो उसकी वहाँ पे मौजूदगी और डेड बॉडी की भी मौजूदगी और उधर जितने भी मज़ीद शवाहिद हैं वो भी उन्होंने इकट्ठे किए, आला कत्ल जो है वो वहाँ से बरामद हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ासी मजबूत वाक़याती शहादत है। इसके अलावा भी और भी ऐसी सपोर्टिंग एविडेंसेस मौजूद हैं कि जो मैं नहीं समझता कि इसको जिस तरीके से तफ्तीश की जा रही है और उसके नतीजे में जो चालान अदालत में पेश किया जाएगा तो इससे जो है मुजरिम जो है वो सज़ा से बच सके। मैं समझता हूँ कि ये अभी तक जिस तरीके से तफ्तीश जा रही है तसल्ली बख्श है। अच्छा, मुझे साथ में भी बताइएगा कि एक फैक्टर कहा जा रहा है कि जी इसको जहनी बीमारी थी और इसका पहले भी इलाज हो चुका है, रिहेबिलिटेशन में भी ये जा चुका है। क्या इस बात का सहारा लिया जा रहा है इस वक्त उनकी तरफ से इस केस में? शाहज़ेब साहब, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि ये ज़्यादातर जो सोशल मीडिया पे तो ये डिफेंस आ रहा है कि ये प्रपोज डिफेंस हो सकता है, लेकिन आप हैरान होंगे कि ये तीसरी पेशी थी आज मुलजिम की। उनके वकील भी थे जब उनका रिमांड की तोसी के लिए लाया गया तो ये पहलू कभी भी डिस्कस नहीं हुआ, ये प्ली कभी भी नहीं ली गई। तो अगर ये बाद में प्ली ली जाएगी तो ये फिर एक इसको समझा जाएगा कि सोच समझ के ये एक आफ्टर थॉट है। तो मैं नहीं समझता कि अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये जिस पहलू की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं ऐसा कि कोई बात जो है वो तफ्तीश का हिस्सा है। इस वक्त ऐसा कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल माँ बाप के हवाले से है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, मुआशरे में रुतबा हो, मुआशरे में असर वसूख हो, इन तमाम तर प्रिविलेजेस के बावजूद अगर आपका बच्चा पुरतशद्दुद रवैया दिखा रहा हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ऐसे रवैयों को नज़रअंदाज करना चाहिए या अपने बच्चों की बेहतर निगरानी करनी चाहिए? साथ ही जो मुलजिम के इर्द गिर्द के लोग थे उनसे मुताल्लिक भी सवालात उठ रहे हैं। अगर मुलजिम असर वसूख ना भी रखता हो, वालिदैन के पास पैसा ना भी हो, तब भी जिम्मेदारी और निगरानी बहुत ज़्यादा अहम है। और साथ ही जो मुलजिम के साथ उठने बैठने वाले लोग हैं उनकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुलजिम के इर्द गिर्द के लोगों को मुलजिम के पुरतशद्दुद या जारहाना रवैये का इल्म था। तो क्या मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय उसकी गलतियों की निशानदेही की जाती और सही वक्त में सही लोगों को इत्तला दी जाती तो शायद मामलात मुख्तलिफ होते। दूसरी तरफ थेरेपी वर्क्स का जो इदारा है इस हवाले से सवालात उठ रहे हैं और इन सवालात ने पाकिस्तान में मौजूद जहनी बीमारियों के मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही जहनी उलझन और बीमारियों को एक बीमारी के तौर पर नहीं देखा जाता। लोग इसे बुरा समझते हैं, ऐसे मामलात को छुपाते हैं, इनके बारे में बात नहीं करते हैं और इस वाक़े के बाद लोग मज़ीद खौफज़दा हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़रूरी बात है वो ये
कि किसी इदारे में गफलत अगर बढ़ती जा रही है तो इदारे की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर कोई थेरेपी का इदारा चला रहा है, उसकी लाइसेंसिंग कैसे होती है, इसमें किस तरीके से लोगों की थेरेपी हो रही है, इन तमाम मामलात की रेगुलेशन होनी चाहिए। मगर इन तमाम ज़रूरी बातों के बावजूद थेरेपी या काउंसलिंग जैसे शोबे पर सवालात नहीं उठने चाहिए या उससे लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मजीद इस मामले की हौसला शिकनी होगी। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी एक तबका ये सवाल उठा रहा है कि ख़वातीन की जितनी आज़ादी ख़वातीन को दी जाएगी उतने ही ऐसे वाक़यात होते रहेंगे, मगर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। ख़वातीन को जितना बाइख्तियार बनाया जाएगा, उन्हें जितनी आज़ादी मिलेगी वो उतनी ही महफूज होती जाएंगी, क्योंकि इस आज़ादी की वजह से वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मर्द की बराबरी करेंगी और बाइख्तियार होंगी, ना कि मर्द के रहमो करम पर होंगी कि उसका जो दिल चाहे उनके साथ करे। अगर आज़ादी या घर से बाहर निकलने से ऐसे वाक़यात होते हैं तो ज़्यादातर वाक़यात घरों के अंदर या महफूज मकामात पर क्यों हो रहे हैं? गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में शौहर ने नशे की हालत में अपनी बीवी कुर्रतुल-ऐन को घर के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया और उसे कत्ल कर दिया, जबकि उससे पहले पेशावर में मुलजिम ने रज़ा अली ने अपनी बीवी को घर के अंदर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उनके पुरतशद्दुद रवैये की एक तारीख थी। जबकि जनवरी 2021 में मुजाहिद अली ने अपनी बीवी और 18 माह की बेटी को कत्ल कर दिया। ऐसे कई तशद्दुद और हिरासानी के वाक़यात हैं जो घरों में हुए, मदरसों में हुए और हो रहे हैं। तो ये कहना कि ख़वातीन को आज़ादी मिलेगी तो ऐसे वाक़यात होंगे, ये सोच ना सिर्फ दकियानूसी है बल्कि इसका हक़ाइक़ से कोई लेना देना नहीं है और सोसाइटी को और माशरे को वापस ये बात पीछे ही धकेलेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक और वाक़या हुआ है। खदीजा सिद्दीकी केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। खदीजा सिद्दीकी केस के मुजरिम शाह हुसैन को 5 साल कैद की सज़ा ख़त्म होने से तकरीबन 1.5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया है, जबकि सवाल उठ रहा है कि एक साथी तालिब इल्म पर खंजर से 23 वार करने वाले शाह हुसैन को सज़ा ख़त्म होने से पहले ही सज़ा में कमी के कानून के बरक्स छूट कैसे दे दी गई है। खदीजा सिद्दीकी पर हमले के मुजरिम शाह हुसैन ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी सज़ा में 1 माह की कमी की दरख्वास्त दायर की, जो रवा माह 9 जुलाई को समाअत के लिए मंजूर की गई, जिस पर अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते फैसला सुनाया और यूँ शाह हुसैन खदीजा सिद्दीकी पर खंजर से 23 वार करने के इल्ज़ाम में सिर्फ 3.5 साल कैद के बाद रिहा हो गया है। इस बार शाह हुसैन की रिहाई पर सवालात पंजाब हुकूमत और वजारत जेल खाना जात से किए जा रहे हैं कि शाह हुसैन की 5 साल सज़ा 3.5 साल में ही कैसे ख़त्म कर दी गई। जब शाह हुसैन ने अदालत से सज़ा में 1 माह की माफ़ी की दरख्वास्त की थी तो बकिया 14 माह की सज़ा किस बुनियाद पर माफ़ की गई। सवाल ये भी उठ रहा है कि खदीजा सिद्दीकी को सज़ा मौतली की अपील में फ़रीक क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि कानून के तहत मुतासरा शख्स की इजाज़त या रजामंदी के बगैर मुजरिम की सज़ा में कमी नहीं की जा सकती। इस हवाले से हुकूमत खामोश है, जबकि सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है। हमने आज वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान से सवाल किया कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि खदीजा सिद्दीकी हमला केस में मुजरिम शाह हुसैन की सज़ा मुआफ़ी का तखमीना कैसे लगाया गया, कैसे उनकी सज़ा 5 साल से कम करके 3.5 साल कर दी गई, जिस पर फयाजुल हसन चौहान साहब की जानिब से हमें कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ खुद खदीजा सिद्दीकी मौजूद हैं। खदीजा सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, आप खुद वकील हैं, आप ने भी पता लगाने की कोशिश की है, मैं आपके ट्वीट्स भी देख रहा था, आपको भी हुकूमत कुछ नहीं बता रही है कि सब कुछ कैसे हुआ, और आपको इससे पहले भी कुछ नहीं बताया गया था, ना आपसे कांटेक्ट किया गया, ना आपकी रजामंदी पूछी गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जब मुझे पता चला एक अनऑफिशियल जराए से कि जी आपका जो मुजरिम है, जो कॉन्विक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी, उसको रिहा कर दिया गया। किस बेस पे रिहा किया गया, क्या ग्राउंड्स थे, किस तरह रिमिशन मिली, उसका मेरे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं IG प्रेजेंस को लिख चुकी हूँ, मैं फयाजुल हसन चौहान को लिख चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल जो है ना वो मेरी तमाम अपीलें उनकी तरफ नहीं पहुँच रही और वो मुझे कोई डिटेल्स नहीं दे रहे। बात यह है कि इतनी जेनरस रिमिशन, ठीक है हमारे जेल रूल अलाउ करते हैं कि अगर जो मुजरिम है वो अपनी सजा काट लेता है और उसकी थोड़ी सी सजा रह जाती है तो वो अलाउ कर देते हैं कि 1 महीने की मिल जाती है ब्लड डोनेट करने पे, 1 महीने की मिल जाती है कुरान मजीद खत्म करने पे, ये अलाउड है। लेकिन 1.5 साल इतनी जेनरस रिमिशन तो मैंने नहीं देखी कि मिलती हो। अभी मैंने रिसेंटली ये केस किया, उसमें एक खातून को 8 साल की सजा हुई थी, उसमें 1 साल की रिमिशन मिली। वो भी अब आप देखें किस तरह इन्फ्लुएंस यहाँ पर यूज हुआ होगा, वो हम सबको नजर आ रहा है। किस तरह उन्होंने पहले भी कहा था कि जी हम तो निकलवा लेंगे, जेल अथॉरिटीज के तक पहुंचना क्या मुश्किल काम है। लेकिन खैर अगर हम कानून की बात भी करते हैं तो कानून अभी बड़ी रिसेंटली मैंने एक केस किया जिसमें अपील तक नहीं सुनी गई, 12 साल से वो बिहाइंड बार्स है। तो जहां पर असर व वसूख इस्तेमाल किया जाता है वहां पर अपीलें भी फौरन लगवा दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिव्यू भी फाइल की, वो भी डिसाइड हो गई, उनकी डिसमिस हुई, उन्होंने एक और रिव्यू फाइल कर दी जो कि कानून इजाजत नहीं देता। फिर उन्होंने जो हाई कोर्ट में केस फाइल की है
उसमें उन्होंने मुझे पार्टी नहीं बनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी तरफ का कोई उनको 1 महीने की रिमिशन नहीं दी। सारा काम जो है वो जेल वालों ने कर लिया हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे पार्टी नहीं बनाया, ना ही मुझे पता चलने दिया। जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जब पता था कि केस फाइल हो गया तो उनका बनता था कि वो मेरे तक एटलीस्ट कोई नोटिस पहुंचाएं कि ये एक आपके जो मुजरिम है उनको हम इतनी देने लगे रिमिशन, आपको कोई इस पे इतराज कुछ भी नहीं मेरे से पूछा गया। बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फिलहाल हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, बेल्स, सस्पेंशंस और स्टे ऑर्डर्स के अलावा कोई केस नहीं सुना जा रहा, लेकिन इनकी रिमिशन लग गई। किस तरह लग जाती है, इनके कैसे केसेस फौरन सुने जाते हैं, इनकी 10-10, 15-15 साल से लोगों की अपीलें नहीं सुनी गई, अभी तक हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इनकी कैसे सुनी जाती है, फौरन इनके कैसे केसेस लग जाते हैं। तो बात यह है कि इन्फ्लुएंस जहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो हमें इस केस में भी बड़ी एविडेंटली नजर आ रहा है। मुझे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे पता चले अगर ट्रांसपेरेंसी से ये काम हुआ है तो किस तरह हुआ है, बस आप मुझे डिटेल सामने दे दें। तो वो अगर लीगली हुई होंगी तो मंजूर है, नहीं तो फिर उस पर कुछ करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, जिस तरह हम जो भी लीगली मैं इसका यूज कर सकती हूँ एवेन्यू वो मैं यूज करूंगी। खैर मुझे ये भी बताएगा कि ज़रा आपके मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा अहम होता है ऐसे मुल्जिमान के लिए कि वो जो विक्टिम है उससे दूर भी रहें, सर्वाइवर से है उससे दूर भी रहें, उसको हर्ट ना करें, सर्वाइवर को सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी दोनों होने चाहिए। इसके लिए भी आपको बिल्कुल नहीं अप्रोच किया गया कि भाई आपको ज़ाहिर है कि आपको कोई खौफ ना हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो, वो आप ऐसा ना हो कि उसकी निगरानी भी होती रहे, ऐसे आज़ाद कर दिया गया? देखिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी कॉन्विक्ट को रिलीज करने लगते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि क्या वो फिट है हमारे माशरे में दोबारा आने के लिए कि नहीं। दूसरी चीज, मुझे तो पता ही दूसरे अनऑफिशियल जराए से पता चला कि वो, मीडिया से पता चला, लोगों ने बताया कि वो निकल आए। मुझे जब उन्होंने ये नहीं बताया तो जिस वक्त मुझे पता चला मैंने उसी वक्त सीसीपी और लाहौर को दरख्वास्त दे दी कि मेरी जान को खतरा है। स्टेट ने ना मुझे इंटीमेट किया पहले, ना मुझे अब सपोर्ट कर रही है। सीसीपी और लाहौर को मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन अगेन उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और पहले भी मैंने कुछ महीनों पहले भी एप्लीकेशन दी थी कि इस तरह मेरी जान को खतरा है, मेरे मतलब पूरा मेरी जान लेने की कोशिश की गई, 23 खंजर मारे, तो आप मेरे सपोर्ट करें। लेकिन फिर बाद में सुनते हैं हम जी कि क्यों रिपोर्ट नहीं किया, क्यों लड़की पुलिस वालों को पहले नहीं बताया, दरख्वास्त दे देती। अब मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है अभी भी सीसीपी लाहौर के सामने, और जब उस पर कुछ अमल होएगा तो क्या पता बहुत लेट हो जाए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में खवातीन के साथ ऐसा ही होता है, तभी नूर जैसे वाकयात होते हैं, तभी साइमा जैसे वाकयात होते हैं और फिर वो हैशटैग्स बन के रह जाते हैं। मैंने सर्वाइव कर लिया, आई वाज अ सर्वाइवर, आई वाज लकी इनफ टू फाइट माय केस टिल द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, हक में आया, इंसाफ की जंग जो है वो मैंने लड़ी, एंड आई थिंक टेस्ट सेट हुआ। लेकिन अब जो हो रहा है वो असर और वसूख का सिर्फ नजर आ रहा है कि किस तरह इन्फ्लुएंस यूज हुआ। इस पे हम कोर्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट उनको कोई फेवर नहीं की, लेकिन जेल अथॉरिटीज पे सवालिया निशान उठते हैं कि क्यों, कैसे और किस तरह हुआ, उसकी डिटेल सामने रखें। बहुत शुक्रिया। खदीजा सिद्दीकी इस हवाले से सवाल उठा रही थी हुकूमत पर, जेल अथॉरिटीज़ पर इस हवाले से सवाल उठा रही हैं। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम है, उनका महफूज रहना बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने केस लड़ा और ये उनके साथ हो रहा है। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने के इंतहाई करीब पहुंचे, मगर सिर्फ 2 किलोग्राम के फर्क से तमगा ना हासिल कर सके। लेकिन उनकी शानदार कारकर्दगी ने तमाम पाकिस्तानियों के दिल ज़रूर जीत लिए हैं, मगर साथ ही उनकी ट्रेनिंग और उन्हें दस्तयाब महदूद वसाइल ने पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की कारकर्दगी और उनकी दिलचस्पी के मयार पर कई सवालात उठा दिए हैं। और ये वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान की ओलंपिक्स में कारकर्दगी दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों जा रही है। हमारे एथलीट्स क्यों मेडल हासिल करने की दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। तलहा तालिब की कहानी से यह भी वाज़ेह हो गया है क्योंकि ओलंपिक्स में पाकिस्तान का दस्ता कम होते होते सिर्फ 10 एथलीट्स तक महदूद रह गया है। इन सारी बातों का जायजा लेने के लिए गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला वेट लिफ्टर तलहा तालिब के करियर पर नजर डालते हैं। तलहा तालिब ने कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियनशिप और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल्स जीत रखे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखा चुके हैं, जबकि रवां साल होने वाले एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भी तलहा तालिब कांसी का तमगा हासिल करने में कामयाब हुए थे, जिसके बाद उन्हें ओलंपिक्स में शिरकत का मौका मिल गया। मगर अफसोस की बात यह है कि कल जब तलहा तालिब टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे और इंजरी के बावजूद मेडल जीतने के इंतहाई करीब पहुंच गए थे, तो उन्हें कोच तक दस्तयाब नहीं था और एक फ़लस्तीनी कोच उनकी मुआवनत करता नजर आ रहा था। 8 साल की उम्र से तलहा तालिब की ट्रेनिंग और कोचिंग
कराने वाले उनके वालिद को भी उनके साथ नहीं भेजा गया और ना ही उन्हें किसी प्रोफेशनल कोच की खिदमत हासिल थी, बल्कि पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सदर उनके साथ मौजूद थे। अहम बात यह भी है कि दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले तलहा तालिब को पाकिस्तान में भी वो सहूलियात मैसर नहीं थी जो उनके मद्दे मुकाबिल दुनिया भर के दूसरे एथलीट्स को हासिल थी। ओलंपिक्स में शिरकत से कबल ना उन्हें ट्रेनिंग के लिए कोई दौरा कराया गया, ना किसी कैंप में भेजा गया, ना ही उनके पास वेट लिफ्टिंग का मुनासिब और ज़रूरी सामान मौजूद था और वो गुजरावाला के एक स्कूल में कायम एक मकामी जिम में ट्रेनिंग करते रहे। तलहा तालिब की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो कैसे इंतहाई महदूद वसाइल के साथ अपने बलबूते पर ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिछले 3 साल से वेट लिफ्टर्स के लिए एक भी ट्रेनिंग कैंप नहीं लगाया। हालांकि सबको पहले ही से अंदाजा था कि तलहा तालिब टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत कर सकते हैं। दूसरी जानिब बैडमिंटन खिलाड़ी माहौर शहजाद के साथ भी ऐसा ही रवैया रखा गया। माहौर के साथ किसी प्रोफेशनल कोच को टोक्यो भेजने के बजाय पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी वाजिद अली चौधरी खुद उनके साथ चले गए और बतौर मैनेजर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह यह भी मालूम हुआ है कि मारूफ रेसलर इनाम भट्ट और कराटे खिलाड़ी सादी अब्बासी समेत कई दूसरे एथलीट्स वक्त पर फंड्स की फराहमी ना होने की वजह से तमाम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स तक नहीं खेल सके और यूं वो ओलंपिक्स की दौड़ से भी बाहर हो गए। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी का ओहदा पिछले 2 साल से खाली था और उसे एडॉक तरीके से चलाया जा रहा था और रवा साल मार्च में उन्हें नए डीजी की तैनाती की गई। सवाल ये भी है कि एथलीट्स की ट्रेनिंग और दीगर सहूलियात की अदम दस्तियाबी का जवाब फंड्स की फराहमी को करार दिया जाता है तो यह हक़ाइक़ के बरक्स मालूम होता है, क्योंकि ओलंपिक्स के आगाज़ से पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के मौजूदा डीजी कर्नल आसिफ जमान ने 44 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए बगैर ही हुकूमत को वापस कर दिए, जबकि जनरल आरिफ हसन पिछले 17 साल से पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सरबराह हैं और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सालाना $45,000 फराहम करती है। दिलचस्प बात यह भी है कि पाकिस्तान का ओलंपिक्स में शिरकत करने वाला दस्ता 10 एथलीट्स पर मुश्तमिल है, मगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तादाद 25 है। और ये सब एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब मुल्क का वज़ीर आज़म खुद एक स्पोर्ट्समैन है और इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए ये सब होना और ज़्यादा अफसोसनाक है। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैज़ान लखानी। फैज़ान, बहुत शुक्रिया। फैज़ान, ये क्या हो रहा है? एथलीट्स 10 हैं जबकि स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स की तादाद 25 है। जो ओलंपिक्स होने थे उस पर खर्चा करते हैं एथलीट्स के ऊपर 44 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स बोर्ड ने वापस हुकूमत को दे दिए। ये क्या हो रहा है? कौन जिम्मेदार है? जिस जिम्मेदारी की अगर बात आती है तो सरासर जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर आयद होती है, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स का इंतज़ामी इदारा है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो स्पोर्ट्स के हवाले से सारा फंडिंग जो है एथलीट्स की या सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट्स का है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कंट्रोल करता है। खिलाड़ियों का कब कैंप लगना है, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर कितने अखराजात होने, खिलाड़ियों के लिए कौन से कोचेज हायर होने, किसको कितने पैसे देने, ये सब कुछ स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आता है। और स्पोर्ट्स बोर्ड ने गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स बोर्ड तो बीच में 2 साल डायरेक्टर के बगैर काम करता रहा। 2 साल वजारत बैनुल सूबाई राब्ता के जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज लेवल के लोग एडहॉक की बुनियाद पर इसकी सरबराही करते रहे। इस साल मार्च में कर्नल रिटायर्ड आसिफ जमान को बतौर डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड तैनात किया जाता है और वो आते ही जो उनका एक अहम जो और सबसे ज़्यादा ये कह लें कि जिस पर तनकीद की जानी चाहिए, जिस पर सवाल उठाना चाहिए कि 44 करोड़ रुपए ओलंपिक से 3 माह कबल आप कैसे विड्रॉ कर देते हैं, कैसे आप हुकूमत को वापस कर देते हैं जब आपके एथलीट्स कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए रुल रहे हैं। और इससे पहले भी वो पैसे खर्च क्यों नहीं हुए जब आपके पास पूरा एक रोड टू ओलंपिक था, कौन कौन से प्लेयर्स को क्वालिफाई करने के लिए जाना था, किसकी क्या ट्रेनिंग होनी थी, तो पहले भी वो पैसे खर्च क्यों नहीं हुए? अब भी ओलंपिक से पहले वो पैसे खर्च क्यों नहीं? हमने तलहा तालिब को देखा कि किस हाल में वो ट्रेनिंग करता रहा, उसके बावजूद भी इतनी शानदार कारकर्दगी तलहा ने दिखाई। तो सारी जिम्मेदारी यहाँ पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर आती है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। पीओए की अपनी जिम्मेदारियां, अपनी शॉर्टकमिंग्स अपनी जगह, बट यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने आज से 3-4 साल पहले पोटेंशियल 9 एथलीट्स को आइडेंटिफाई करके उनके लिए ओलंपिक स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया था, जिसके तहत इन 9 एथलीट्स में 4 साल के दौरान कोई $2,07,000 के लगभग रकम खर्च हुई है। लेकिन $2,07,000 4 साल और 9 एथलीट्स, ये काफ़ी नहीं है। मैं अगर आपको यहाँ अदादो शुमार बताऊँ कि दुनिया क्या करती है, कनाडा स्विमिंग के एक मेडल पे $17 लाख खर्च करता है, जापान
जापान जूडो के एक मेडल पर $9 लाख खर्च करता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया एक मेडल पर ओवर $1 मिलियन खर्च करता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि $30,000 में 4 साल लगा के प्लेयर्स कुछ कर लेंगे। $30,000 में आपके 1.5 टूर्नामेंट क्वालिफाइंग के नहीं बनते। प्लेयर्स को क्वालिफाई करने के लिए भी साल मुसलसल टूर्नामेंट खेलना पड़ता है, जिससे उनके रैंकिंग पॉइंट्स बनते हैं, जिससे उनके क्वालिफाइंग के पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड को के जो अहदेदारान है, आपने खुद जिस तरह बात की, 25 डायरेक्टर्स बैठे हैं। 25 का तो दस्ता पूरा नहीं है अगर हम ऑफिशियल्स को गिना लें यहाँ टोक्यो ओलंपिक्स में, लेकिन 25 डायरेक्टर्स स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिल रहा, और ये सारी चीज़ें हैं। दुख ही हो सकता है किसी भी स्पोर्ट्स लवर को इस सारे हालात के ऊपर। नहीं बताइएगा, तलहा तालिब का तो अच्छे से पता था, मगर वो मेडल्स भी जीत रहे थे, उन्होंने ओलंपिक्स में जाना था ये भी पता था, तो क्यों नहीं उनकी मदद की गई? उन्हें क्यों नहीं सहूलियात दी गई कि 2 किलोग्राम से वो रह गए? उन्हें कोई सहूलियात ही नहीं दी गई ना पाकिस्तान में, यहाँ तक कि जब वो ओलंपिक्स में गए वहाँ पर भी उन्हें कोई सहूलियात नहीं, कोच नहीं था उनके पास। देखिए, तलहा तालिब को आज से 4 साल पहले पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने एज पोटेंशियल कैंडिडेट इस ओलंपिक के लिए आइडेंटिफाई कर लिया था। उनको भी ओलंपिक प्रोग्राम के लिए, ओलंपिक स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से वेट लिफ्टर्स के लिए 3 साल से कोई कैंप ही नहीं लगा। जो पिछले एशियन गेम्स हुए थे उसके बाद कोई कैंप ही नहीं लगा किसी भी एथलीट के लिए। 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके बाद से किसी के एथलीट के लिए कोई कैंप नहीं लगा। उसमें रेसलर्स भी शामिल है, उसमें वेट लिफ्टर्स भी शामिल है, और भी एथलीट शामिल है जो लिखते रहे स्पोर्ट्स बोर्ड को। सादी अब्बास जो क्वालिफाई कर सकता था ओलंपिक्स के लिए, वो लिखता रहा पीएसबी को कि मुझे फंड दे दी जाए, मुझे कोच हायर करके दे दिया जाए, मैं आपको क्वालिफाई करके दिखाऊंगा, मैं आपके लिए कैंडिडेट बन सकता हूं, पोटेंशियल कैंडिडेट बन सकता हूं मेडल के लिए। लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। हुसैन शाह क्वालिफाई कर गए, उनको कोटे पे जगह मिल गई, लेकिन हुसैन शाह के बेटे शाह हुसैन शाह वो भी काफी हद तक लिटरली ये नौबत आ रही थी हमारे एथलीट्स के लिए कि एक एथलीट ने मुझे इंटरव्यू देते हुए, सादी अब्बास ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि यार लिटरली ये लगता है कि हम यहाँ पे एथलीट हो के हमें पाकिस्तान का परचम बुलंद करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है पाकिस्तानी अथॉरिटी से, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स बोर्ड से, भाई खुदा के वास्ते हमें फंड्स दे दो, हम कोचेस हायर करें, हम टूर्नामेंट्स में जाएं। और अगर ये बात करें तलहा तालिब की, तो उसका तो ये हाल था कि ओलंपिक में जगह कंफर्म होने के बाद भी वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट गुजरांवाला में एक स्कूल के अहाते में ट्रेनिंग करता रहा। वो साजो सामान उसके पास नहीं था जो दुनिया भर के एथलीट्स के पास था। अगर आप वीडियोस भी देखें जो उसकी ट्रेनिंग की पहले की भी वीडियोस आती रही थी, वो बिल्कुल देसी सामान के साथ ट्रेनिंग करता रहा। और सबसे अहम बात जो यहाँ पे काबिल तशवीश बात यह है कि जो तलहा तालिब के जो कोच थे, जो उनके वालिद जो हमेशा से उनकी ट्रेनिंग करता है, वो उनके साथ टोक्यो में मौजूद नहीं है। टोक्यो में अगर कोई मौजूद है तो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के सरबराह हाफिज इमरान भट्ट मौजूद है। और जब तलहा के साथ एक मिसहैप होता है उसके कल के इवेंट के दौरान, तो फ़लस्तीन के कोचिंग स्टाफ आके उनको मदद कर रहे हैं। ये पहला वाक़या ऐसा नहीं हुआ है। कराटे के एक इवेंट में एशियन गेम्स में सादी अब्बास इंजर्ड होता है, उसका घुटना डिसलोकेट होता है, उसको कोरिया के डॉक्टर्स आके मदद कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो उस बेचारे का इलाज तक नहीं करवा रहा होता है। 10 लाख की इनवॉइस होती है, उसको मना कर दिया जाता है और वो अपनी जेब से खर्च करता है। पाकिस्तान का एक और प्लेयर क्वालिफाई कर सकता था ओलंपिक में, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया था, जो घड़सवार की इवेंट होती है, एक्वेस्ट्रियन का जो इवेंट होता है, उसमें उस्मान खान अनफॉर्चुनेटली उनका घोड़ा एक हादसे में मारा गया। और यहाँ पे बड़ी जो मज़े का खेज बात है, उस्मान खान ने ये बात मुझे खुद बताई कि उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जनवरी में ख़त लिखा था कि एक बैकअप घोड़े का बंदोबस्त करके रखा जाए, कुछ भी मिसहैप हो सकता है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया जा चुका है। 4 स्टार घोड़ा जो एक रिक्वायरमेंट होती है एक्वेस्ट्रियन के लिए, उसका एक बैकअप का बंदोबस्त करके रखा जाए, तो आगे से उसको एक डायरेक्टर के ओहदे पे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स आउट ऑफ 25 डायरेक्टर्स, उनको कहते हैं कि यार एक घोड़ा है तो सही, बैकअप की जरूरत क्या। तो ये सोच है जो लोग पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की इंतजामिया के जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया फैज़ान, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बता रहे थे। आज के बाद में इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।